बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्रो इमल्शंस को। हमारा मेन टॉपिक है इमल्सिफिकेशन और इमल्सिफिकेशन का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इमल्सिफिकेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ मैक्रो इमल्शन को, और स्टेबिलिटी ऑफ मैक्रो इमल्शन का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, क्योंकि एक से ज़्यादा लेक्चर रिक्वायर्ड हैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो मैक्रो इमल्शन की स्टेबिलिटी जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है उनको हमने डिस्कस करना है। मैक्रो इमल्शन की स्टेबिलिटी मेनली डिपेंड करती है कि उसके डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल की कोएलिशंस को अपोज करने की उसमें कितनी की रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ऑफ इमल्शन अगेंस्ट कोएलिशंस ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल, ये रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इमल्शन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और कोएलिशंस किसे कहते हैं? मर्जर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स टू फॉर्म बिग पार्टिकल टू रिड्यूस गिव्स एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो जितना ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। द स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोएलिशंस। और हमने पढ़ा था कि जस्ट क्रीमिंग का अगर प्रोसेस हो, बाज़ औक़ात होता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के दरमियान डेंसिटी का डिफरेंस होता है। उस डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से दो लेयर हमें सेपरेट होती हुई नज़र आती हैं, लेकिन वो कंप्लीट सेपरेशन नहीं होती, पार्शियल सेपरेशन होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रीमिंग। तो क्रीमिंग का मतलब इंस्टेबिलिटी नहीं समझा जाएगा। क्रीमिंग इज़ नॉट कंसीडर्ड इंस्टेबिलिटी। सिमिलरली कोएगुलेशन एंड फ्लक्चुएशन, इस प्रोसेस को भी अगर कंप्लीट सेपरेशन नहीं होती कोएगुलेशन फ्लक्चुएशन की वजह से, तो इमल्शन को स्टेबल ही समझा जाएगा। Coagulation and flocculation is also not considered the sign of instability. तो सिर्फ एक ही क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया है इमल्शन की स्टेबिलिटी को चेक करने का, और वो है रेट ऑफ कोएलिशंस। रेट ऑफ कोएलिशंस को हमने मिनिमाइज करना है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और रेट ऑफ कोएलिशंस को चेक करने का तरीका कि आप नंबर ऑफ ड्रॉपलेट पर यूनिट वॉल्यूम चेक करते रहें विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज़ हो रहे हैं तो इट मीन के कोएलिशंस का रेट इंक्रीज़ हो रहा है और इमल्शन स्टेबल नहीं है। रेट ऑफ कोएलिशंस इन 6 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इनमें से आज हम सिर्फ पहले 2 फैक्टर डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ कोएलिशंस डिपेंड करता है फिज़िकल नेचर ऑफ इंटरफेशियल फिल्म पर, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड स्टीरिक बैरियर, विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूस फेज, साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, फेज वॉल्यूम रेशो एंड टेम्परेचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ इंटरफेशियल फिल्म, द फर्स्ट फैक्टर दैट डिपेंड्स स्टेबिलिटी ऑफ मैक्रो इमल्शन। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है विद रेट ऑफ कोएलिशंस, और रेट ऑफ कोएलिशंस 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहली बात, रेट ऑफ कोएलिशंस इंक्रीज होता है विद रेट ऑफ कोलिजन। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल में कोलिजन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कोएलिशंस ज़्यादा होगी, यानी रेट ऑफ कोएलिशंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स में रेट ऑफ कोलिजन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ कोएलिशंस ज़्यादा होगा। दूसरी बात, रेट ऑफ कोएलिशंस डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरफेशियल फिल्म पर, और इंटरफेशियल फिल्म की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ कोएलिशंस कम होगा। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि रेट ऑफ कोएलिशंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कोलिजन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरफेशियल फिल्म। और हमने कहा कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ कोएलिशंस के, तो जो फैक्टर रेट ऑफ कोएलिशंस को डिक्रीज़ करेंगे वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, एंड वाइस वर्सा। इट मीन स्टेबिलिटी
इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरफेशियल फिल्म एंड स्टेबिलिटी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन डिस्पर्स्ड पार्टिकल। ये देखें, ये डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं, ये जब कोलाइड करेंगे, अगर ये इंटरफेशियल फिल्म स्ट्रांग नहीं है तो कोएलिसेंस हो जाएगी और ये एक लार्जर पार्टिकल बना लेंगे। इस तरह सिस्टम की गिब्स एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी और हर सिस्टम की अल्टीमेट डिज़ायर है कि उसकी गिब्स एनर्जी मिनिमम हो। तो फ्रीक्वेंट कोलिजन कैन ब्रेक इंटरफेशियल फिल्म अराउंड कोलाइडिंग ड्रॉपलेट्स एंड कोएलिसेंस अकर्स टू डिक्रीज गिब्स एनर्जी ऑफ सिस्टम। इस इंटरफेशियल फिल्म को ब्रेक होने से हमने बचाना है अगर हमने कोएलिसेंस को रोकना है। अगर हमने स्टेबिलिटी को इन्हांस करना है तो कोएलिसेंस को रोकना है, कोएलिसेंस के रेट को मिनिमाइज़ करना है। और कोएलिसेंस के रेट को मिनिमाइज़ करने के लिए इंटरफेशियल फिल्म की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है। ये इंटरफेशियल फिल्म है इस पार्टिकल के अराउंड, इसकी स्ट्रेंथ को हमने इन्हांस करना है। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पर। पहली बात, क्लोज पैकिंग ऑफ एडजॉर्ब सरफेक्टेंट। ये देखें, ये येलो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं। इन ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर सरफेक्टेंट के मालिक्यूल एडजॉर्ब हो गए, चूँकि सरफेक्टेंट बिहेव कर रहा है एज इमल्सिफाइंग एजेंट। तो सरफेक्टेंट ने अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट को अटैच कर लिया ऑयल के साथ और हाइड्रोफिलिक पार्ट आर पॉइंटेड टुवर्ड वाटर। तो हर ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर सरफेक्टेंट के मालिक्यूल एडजॉर्ब हो गए। इन्होंने एक इंटरफेशियल फिल्म बना ली। इस इंटरफेशियल फिल्म की वजह से अब ये ऑयल के ड्रॉपलेट ईजीली इनकी कोएलिसेंस नहीं हो सकती, और अगर सरफेक्टेंट के मालिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज होगा तो वो चार्ज अब ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर भी आ गया। इस चार्ज की वजह से अब म्यूचुअल रिपल्शन होगी और ये ऑयल के ड्रॉपलेट एक दूसरे के करीब नहीं आ सकेंगे। और अगर एक दूसरे के करीब आ भी गए तो फिर ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ इस इंटरफेशियल फिल्म की इनकी कोएलिसेंस को रोकेगी। तो पहला फैक्टर मैकेनिकल स्ट्रेंथ में वो है क्लोज पैकिंग ऑफ एडजॉर्ब सरफेक्टेंट मालिक्यूल्स। ये सरफेक्टेंट के मालिक्यूल जितना एक दूसरे के करीब करीब होंगे उतना ही इंटरफेशियल फिल्म ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी, ज़्यादा कंडेंस्ड होगी और ज़्यादा मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरी बात है लेटरल इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बिटवीन एडजॉर्ब सरफेक्टेंट मालिक्यूल्स। ये सरफेक्टेंट के मालिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब तभी आ सकेंगे अगर इनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हो। तो ये जो हमने पहली कंडीशन बताई है क्लोज पैकिंग की, ये उसी सूरत में ही फुलफिल होगी अगर लेटरल इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हो। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो इंटरफेशियल फिल्म की मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यानी सरफेक्टेंट के मालिक्यूल के दरमियान क्लोज अप्रोच हो ताकि थोड़ी जगह पे ज़्यादा सरफेक्टेंट के मालिक्यूल एडजॉर्ब हों और ज़्यादा कॉम्पैक्ट लेयर बन जाए। और तीसरा फैक्टर है इलास्टिसिटी ऑफ फिल्म। ये इंटरफेशियल फिल्म जितनी ज़्यादा लचकदार होगी उतना ही इसके ब्रेक होने के चांसेस कम होंगे। ये एवरीडे लाइफ में भी हमारी ऑब्जर्वेशन है कि इलास्टिक चीज़ें इजीली ब्रेक नहीं होती। जो चीज़ ज़्यादा हार्ड होती है वो ज़्यादा इजीली ब्रेक हो जाती है क्योंकि उसमें मोल्ड होने की एबिलिटी नहीं होती। जो चीज़ें इलास्टिक होती हैं, लचकदार होती हैं, वो चूँकि मोल्ड हो जाती हैं तो वो इजीली ब्रेक नहीं होती। तो ये 3 फैक्टर अगर अवेलेबल होंगे, ये 3 शराइत, ये 3 कंडीशन अगर पूरी होंगी तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंटरफेशियल फिल्म की मैक्सिमम होगी और स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम होगी। और एक बात हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि प्योर सरफेक्टेंट्स आर नॉट गुड इमल्सिफाइंग एजेंट। अच्छा इमल्सिफाइंग एजेंट
हमें उस सूरत में अवेलेबल होगा अगर हम प्योर सरफेक्टेंट की बजाय मिक्सचर ले लें। क्यों कि प्योर सरफेक्टेंट में दो खामियां हैं। प्योरिटी वाइज तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आप किसी सरफेक्टेंट को एज इमल्सीफाइंग एजेंट ले रहे हैं तो उसे प्योर नहीं होना चाहिए, वरना वो क्लोजली पैक्ड इंटरफेशियल फिल्म प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। प्योर सरफेक्टेंट डू नॉट प्रोड्यूस क्लोजली पैक्ड इंटरफेशियल फिल्म। दूसरी बात, अगर क्लोज पैकिंग नहीं होगी तो इंटरफेशियल फिल्म मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगी। इसकी वजह हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे देखेंगे। लिहाजा हमने प्योर सरफेक्टेंट्स को, या यूँ समझ लें कि सिंगल सरफेक्टेंट यूज़ नहीं करना, मिक्सचर यूज़ करना है। इट इज़ बेटर टू यूज़ मिक्सचर ऑफ 2 or more surfactants rather than एन इंडिविजुअल सरफेक्टेंट। कोई इंडिविजुअल सरफेक्टेंट यूज़ करने की बजाय बेहतर है कि 2 या 2 से ज़्यादा सरफेक्टेंट का मिक्सचर यूज़ किया जाए, और इस मिक्सचर का इंतखाब भी आपने इस तरह से करना है, एक सरफेक्टेंट ऐसा हो जिसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो, यानी उसका हाइड्रोफिलिक करैक्टर स्ट्रांग हो, और दूसरा सरफेक्टेंट ऐसा हो जिसका हाइड्रोफोबिक करैक्टर स्ट्रांग हो। तो द मिक्सचर ऑफ वाटर सॉल्युबल एंड ऑयल सॉल्युबल सरफेक्टेंट इज़ द बेस्ट चॉइस। ये जो वाटर सॉल्युबल सरफेक्टेंट है ये कौन सा होगा? जो मोर हाइड्रोफिलिक होगा, यानी जिसका हाइड्रोफिलिक करैक्टर ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जिस सरफेक्टेंट का हाइड्रोफिलिक करैक्टर ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो मोर वाटर सॉल्युबल होगा, और इसके साथ कॉम्बिनेशन में दूसरा सरफेक्टेंट वो होना चाहिए जो मोर हाइड्रोफोबिक हो, वो मोर ऑयल सॉल्युबल होगा। तो हमने 2 सरफेक्टेंट का कॉम्बिनेशन लेना है, एक सरफेक्टेंट मोर हाइड्रोफिलिक हो और दूसरा सरफेक्टेंट मोर हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। जो मोर हाइड्रोफिलिक सरफेक्टेंट होगा वो मोर वाटर सॉल्युबल होगा, और जो मोर हाइड्रोफोबिक होगा वो मोर ऑयल सॉल्युबल होगा। ये यहाँ पर वाटर सॉल्युबल का मतलब ये नहीं है कि ये सरफेक्टेंट सिर्फ वाटर में सॉल्युबल होगा, ऑयल में बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होगा। इट मीन कि वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। वैसे तो सरफेक्टेंट ट्रू सोल्यूशन किसी भी सॉल्वेंट में नहीं बनाते, इनके कोलाइडल सोल्यूशन ही बनते हैं, लेकिन अगर उसकी हाइड्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, अगर पोलर बिहेवियर उसमें ज़्यादा है तो वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, और अगर हाइड्रोफोबिक बिहेवियर ज़्यादा है तो ऑयल में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। और ये कॉम्बिनेशन हमारा बेस्ट चॉइस है। दिस इज़ बेस्ट चॉइस टू बी यूज्ड। It will be better to use mixture of more water soluble and more oil soluble surfactant। अब देखें ऑयल soluble surfactant कौन से होंगे? जिसमें लॉन्ग और स्ट्रेट चेन हाइड्रोफोबिक ग्रुप हो, और इसमें हाइड्रोफिलिक करैक्टर बहुत कम हो। हाइड्रोफोबिक ग्रुप लॉन्ग हो और स्ट्रेट हो, यानी उसमें ब्रांचिंग ना हो, या यूँ समझ लें जिसकी इफेक्टिव लेंथ ज़्यादा हो। हाइड्रोफोबिक ग्रुप की इफेक्टिव लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, और हाइड्रोफिलिक ग्रुप स्लाइटली पोलर होना चाहिए। तो इसके लिए हम मिक्सचर यूज़ करेंगे फॉर सेड पर्पस। अब ये इसकी एग्जांपल्स देखें कि कौन कौन से मिक्सचर इन कंडीशन को फुलफिल करते हैं। द मिक्सचर ऑफ लेराइल अल्कोहल एंड सोडियम लेराइल सल्फेट। लेराइल अल्कोहल को डोडिसाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोफोबिक ग्रुप में 12 कार्बन एटम होंगे, लेकिन इसका हाइड्रोफिलिक करैक्टर रिलेटिवली वीक है क्योंकि एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। दूसरा सरफेक्टेंट सोडियम लेराइल सल्फेट, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, इसके भी हाइड्रोफोबिक ग्रुप में 12 कार्बन है, लेकिन इसका हाइड्रोफिलिक करैक्टर स्ट्रांग है क्योंकि इसमें सल्फेट आयन है, और सल्फेट आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है।
लिहाजा हाइड्रोफिलिक करैक्टर इज स्ट्रॉन्ग। लेराइल अल्कोहल आयल सॉल्युबल है क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक करैक्टर स्ट्रॉन्ग है। और सोडियम डूडिसाइल सल्फेट या सोडियम लेराइल सल्फेट ये वाटर सॉल्युबल है। तो ये इनकी स्पेशलिटी है कि इसलिए हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। लेराइल अल्कोहल और डूडिसाइल अल्कोहल ये आयल सॉल्युबल है, और सोडियम लेराइल सल्फेट और सोडियम डूडिसाइल सल्फेट जिसको हम SDS भी कहते हैं ये वाटर सॉल्युबल है। तो इन दोनों का मिक्सचर यूज़ करें तो ये बेस्ट चॉइस होगी। ये कॉम्बिनेशन यूज़ करने से इंटरफेशियल फिल्म कंडेंस बनेगी और सरफेक्टेंट के मालिक्यूल में लेटरल इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी। सरफेक्टेंट के मालिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आएंगे। अब SDS में सल्फेट आयंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अगर आप सिर्फ सोडियम डूडिसाइल सल्फेट लें तो सल्फेट आयन के नेगेटिव चार्ज की वजह से इनमें क्लोज पैकिंग नहीं हो सकेगी। जब आप इनके साथ लेराइल अल्कोहल को लेंगे कॉम्बिनेशन में, तो लेराइल अल्कोहल के मालिक्यूल जब सोडियम लेराइल सल्फेट के मालिक्यूल के दरमियान में आएंगे, ये देखें, सॉरी फॉर एग्जांपल इसमें आप ये रेड सरफेक्टेंट को SDS समझ लें और ये ब्लू वालों को आप लेराइल अल्कोहल समझ लें। अगर सिर्फ SDS के मालिक्यूल होंगे तो चूंकि ये सल्फेट आयन के दरमियान म्यूचुअल रिपल्शन है, तो ये एक दूसरे के करीब करीब एब्जॉर्ब नहीं हो सकेंगे, क्लोज पैकिंग नहीं होगी। लेकिन जब लेराइल अल्कोहल के मालिक्यूल इनके इन बिटवीन एब्जॉर्ब होंगे तो ज़्यादा क्लोज पैकिंग हो जाएगी और ज़्यादा कंडेंस्ड इंटरफेशियल फिल्म बनेगी। सिमिलरली ये देखें, यहाँ पर एक और तरीका ये है कि सरफेक्टेंट के साथ को सरफेक्टेंट यूज़ किए जाएं। ये रेड वाले सरफेक्टेंट हैं और ये ग्रीन वाले को सरफेक्टेंट हैं। तो को सरफेक्टेंट के मालिक्यूल जब सरफेक्टेंट के मालिक्यूल के इन बिटवीन एब्जॉर्ब होंगे तो भी उनमें म्यूचुअल रिपल्शन डिक्रीज हो जाएगी और ज़्यादा कॉम्पैक्ट फिल्म बनेगी। अब अगली बात, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से भी यही काम हो जाता है, म्यूचुअल रिपल्शन को डिक्रीज करने वाला और कंडेंस्ड लेयर की फॉर्मेशन का। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो प्रोड्यूसेस कंडेंस्ड फिल्म, और इसकी दो वजह हैं। एक तो ये इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कंप्रेस हो जाती है, इसलिए सरफेक्टेंट के मालिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज अप्रोच में आ जाते हैं और रिपल्शन डिक्रीज हो जाती है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैव सेम इफेक्ट, इट आल्सो प्रोड्यूसेस कंडेंस्ड इंटरफेशियल फिल्म, और कंडेंस्ड इंटरफेशियल फिल्म की वजह से उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनहांस हो जाती है। और डिक्रीज इन रिपल्शन अलाउज क्लोज अप्रोच ऑफ हाइड्रोफोबिक चेन। अब ये एक और एग्जांपल देखें, पॉलीऑक्सी इथाइलिन अल्कोहल। अगर आप पॉलीऑक्सी इथाइलिन अल्कोहल को ले रहे हैं एज इमल्सिफाइंग एजेंट, तो ये चूंकि पॉलीमर भी है, पॉलीऑक्सी इथाइलिन एक पॉलीमर है, लेकिन इस पॉलीमर में हाइड्रोफिलिक ब्लॉक भी हैं, हाइड्रोफोबिक ब्लॉक भी हैं, इसलिए ये पॉलीमर भी एज ए सरफेक्टेंट बिहेव करता है, एज ए इमल्सिफायर बिहेव करता है। इस पॉलीमर में अगर ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन होगी पॉलीऑक्सी इथाइलिन चेन्स की, तो ये ज़्यादा अच्छा इमल्सिफाइंग एजेंट होगा रादर दैन नैरो डिस्ट्रीब्यूशन के, क्योंकि ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है किसी चेन की लेंथ ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, तो किसी चेन में हाइड्रोफिलिक करैक्टर ज़्यादा होगा, किसी में हाइड्रोफोबिक करैक्टर ज़्यादा होगा, तो ये एक नेचुरल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो आप जब पॉलीऑक्सी इथाइलिन अल्कोहल का सैंपल लेंगे
और उसमें ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो कुछ चेन्स की लेंथ ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होंगी, कुछ चेन्स लेस हाइड्रोफिलिक होंगी। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा एंड इट विल परफॉर्म एज अ बेटर इमल्सिफाइंग एजेंट। सिमिलरली अगर हम सॉर्बिटोल एस्टर और पॉलीऑक्सी इथाइलिन एस्टर ले लें, सॉर्बिटोल एस्टर को कहते हैं स्पैन, उर्फ़े आम में इसे स्पैन कहा जाता है, और पॉलीऑक्सी इथाइलिन सॉर्बिटोल एस्टर या इसको सॉर्बिटोल एस्टर भी कहते हैं, इसे ट्वीन कहा जाता है। ये भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि स्पैन मोर वाटर सॉल्युबल है और ट्वीन मोर ऑयल सॉल्युबल है। तो ये कॉम्बिनेशन भी क्लोज पैकिंग को इंश्योर करता है। और दूसरी बात, इट प्रोड्यूसेस कंडेंस्ड इंटरफेशियल फिल्म। अब एक बात काबिल गौर कि ये स्पैन और ट्वीन ये दोनों ही नॉन आयनिक हैं, लिहाजा म्यूचुअल रिपल्शन वाली तो बात इसमें नहीं है। म्यूचुअल रिपल्शन का प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट नहीं होगा, लेकिन रिपल्शन इज़ नॉट ओनली फिनोमेना टू अवॉइड क्लोज पैकिंग। सिर्फ रिपल्शन की वजह से ही क्लोज पैकिंग अवॉइड नहीं होती, कुछ और भी फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये इनकी स्ट्रक्चर देखें ज़रा। जो ट्वीन हम ले रहे हैं उस ट्वीन का नेम है ट्वीन 40, चूँकि ट्वीन में भी बड़ी वैरायटी है, ट्वीन 20, ट्वीन 40, ट्वीन 60, ट्वीन 80। सिमिलरली स्पैन की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, स्पैन 20, स्पैन 40, 60, 80, 85 एंड सो ऑन। तो हम एग्जांपल में ले रहे हैं ट्वीन 40 एंड ट्वीन 80। तो हमने प्रीवियस स्लाइड में कहा कि ट्वीन इज़ मोर ऑयल सॉल्युबल। इट मीन कि इसका हाइड्रोफोबिक करैक्टर स्ट्रांग होगा। और हाइड्रोफोबिक करैक्टर स्ट्रांग क्यों है ये देखें, इसमें 4 हाइड्रोफोबिक चेन हैं। एक ये जिसको हमने W से, X से, Y से और Z से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये इसमें 4 हाइड्रोफोबिक चेन है। इट मीन कि इसका हाइड्रोफोबिक करैक्टर स्ट्रांग है। इसके कंपैरिजन में स्पैन के पास एक ही हाइड्रोफोबिक चेन है। हाइड्रोफिलिक करैक्टर दोनों का तकरीबन एक जैसा है, क्योंकि ट्वीन में भी 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं, 1 कार्बोक्सिल ग्रुप है, और स्पैन में भी 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, 1 कार्बोनाइल ग्रुप। इसका मतलब है दोनों का हाइड्रोफिलिक करैक्टर तो तकरीबन एक जैसा ही है, लेकिन हाइड्रोफोबिक करैक्टर ट्वीन का ऑलमोस्ट 4 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हम कहते हैं कि ट्वीन इज़ more oil soluble because it is more hydrophobic, and span is more water soluble because it is more hydrophilic, because it is less hydrophobic. अब इनकी क्लोज पैकिंग इस तरह से होगी। ये ऑयल का ड्रॉपलेट है, ये, और ये नीचे भी ऑयल का ड्रॉपलेट है। ये ऊपर ये भी ऑयल का ड्रॉपलेट है, ये भी ऑयल का ड्रॉपलेट है, इसके इन बिटवीन वाटर है। अब स्पैन ने भी अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट को ऑयल में, यानी स्पैन का हाइड्रोफोबिक पार्ट भी ऑयल ड्रॉपलेट में पेनिट्रेट कर गया, ट्वीन का हाइड्रोफोबिक पार्ट भी ऑयल ड्रॉपलेट में पेनिट्रेट कर गया। लेकिन स्पैन की वाटर के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग है, ट्वीन की ऑयल के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इन दोनों ने मिल के ज़्यादा क्लोज पैकिंग कर दी, ज़्यादा कंडेंस्ड और ज़्यादा मैकेनिकली स्ट्रांग ज़्यादा मैकेनिकली स्ट्रांग इंटरफेशियल फिल्म बन गई। यानी ये ऐसे ही है, 2 बंदों के दरमियान, 2 लोगों के दरमियान झगड़ा हो गया, तो या तो ऐसा हो कि एक बंदा हो जो दोनों का ही दोस्त हो, वो उनकी सुलह करा दे, लेकिन बेहतर ये है कि एक बंदा, एक पार्टी का ज़्यादा अच्छा फ्रेंड है, दूसरा जो आप मीडिएटर लें वो दूसरी पार्टी का, वो पार्टी बी का अच्छा फ्रेंड है। अब आप उन दोनों को ये अथॉरिटी दे दें कि वो इनकी सुलह करा दें। तो एक हमने वाटर सॉल्युबल ले लिया जिसकी वाटर के साथ फ्रेंडशिप अच्छी है, दूसरा सरफेक्टेंट हमने ऑयल सॉल्युबल ले लिया जिसकी ऑयल के साथ फ्रेंडशिप अच्छी है। अब वो दोनों मिल के ऑयल और वाटर की सुलह करा देंगे
एक स्टेबल इमल्शन बना लेंगे। अब तक हमने डिस्कस किया था पहला फैक्टर, दैट इज इंटरफेशियल फिल्म, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरफेशियल फिल्म। अब दूसरा फैक्टर जो इमल्शन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और स्टीरिक बैरियर। जिस तरह हमने कहा, इंटरफेशियल फिल्म जितनी ज़्यादा मैकेनिकली स्ट्रांग होगी उतना ही रेट ऑफ कोएलिसेंस कम होगा और उतना ही सिस्टम की इमल्शन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और हमने कहा कि इंटरफेशियल फिल्म को स्ट्रांग बनाने के लिए, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इन्हांस करने के लिए आपको ऐसे सरफेक्टेंट का कॉम्बिनेशन चाहिए जिनमें, यानी प्योर सरफेक्टेंट इसके लिए शायद काम ना आ सके, हमें दो या दो से ज़्यादा ऐसे सरफेक्टेंट चाहिए जिनमें से एक सरफेक्टेंट मोर हाइड्रोफिलिक होगा, दूसरा मोर हाइड्रोफोबिक होगा, ताकि कंडेंस्ड मैकेनिकली स्ट्रांग इंटरफेशियल लेयर बने। अब दूसरी बात, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और स्टीरिक बैरियर। ये इलेक्ट्रिकल और स्टीरिक बैरियर जितना स्ट्रांग होगा उतना ही रेट ऑफ कोएलिसेंस कम होगी और इमल्शन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और ये बैरियर डिपेंड किन फैक्टर पर करता है और ये बैरियर आता कैसे है, ये क्रिएट कैसे होता है। तो पहली चीज़ जो यहाँ हमें लिखनी चाहिए, कि स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन इंक्रीजेस with strength of electrical and steric barrier। इलेक्ट्रिकल एंड स्टीरिक बैरियर। अब देखें कि ये बैरियर क्रिएट कैसे होता है। इलेक्ट्रिकल बैरियर का ताल्लुक है चार्जेस के साथ। जब सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर एड्जॉर्ब होते हैं तो इनकी एड्जॉर्प्शन की वजह से जो चार्ज सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल पर होता है वही चार्ज अब ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर आ गया। इट मीन कि अब ऑयल ड्रॉपलेट या पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे या नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। अगर आप एनायनिक सरफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, एनायनिक सरफेक्टेंट पर चूँकि नेगेटिव चार्ज है, लिहाजा ये तमाम ऑयल ड्रॉपलेट्स नेगेटिवली चार्ज हो गए। तो चूँकि सेम चार्ज है, सिमिलर चार्जेस की रिपल्शन की वजह से अब इनकी क्लोज अप्रोच नहीं हो सकेगी। क्लोज अप्रोच सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल की होनी चाहिए इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर, और अगर ये सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल क्लोज अप्रोच में हैं तो फिर कंडेंस्ड इलेक्ट्रिकल फिल्म कंडेंस्ड इंटरफेशियल फिल्म बन गई। अब इस कंडेंस्ड इंटरफेशियल फिल्म की वजह से और इस इलेक्ट्रिकल बैरियर की वजह से अब ये ऑयल ड्रॉपलेट क्लोज अप्रोच में नहीं आ सकेंगे, इनकी रेट ऑफ कोएलिसेंस मिनिमाइज हो जाएगी। क्योंकि वो जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे के करीब आ ही नहीं सकेंगे, तो फिर एक दूसरे को ज्वाइन करके एक दूसरे में मर्ज होके लार्जर पार्टिकल भी नहीं बना सकेंगे। तो इलेक्ट्रिकल बैरियर इज क्रिएटेड ड्यू टू चार्ज ऑन डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट। और ये इलेक्ट्रिकल बैरियर करता क्या है? इट प्रिवेंट्स क्लोज अप्रोच ऑफ ड्रॉपलेट्स। दो इसके फंक्शन हैं। ये डिस्पर्स्ड फेज के ड्रॉपलेट्स की क्लोज अप्रोच को रोकता है और कोएलिसेंस को रोकता है। तो जब कोएलिसेंस नहीं होगी तो इमल्शन स्टेबल रहेगा, और जब ऑयल ड्रॉपलेट की क्लोज अप्रोच नहीं होगी तो फिर कोएलिसेंस भी नहीं होगी एंड इमल्शन विल बी स्टेबल। अलबत्ता ये इलेक्ट्रिकल बैरियर इट इज़ सिग्निफिकेंट ओनली इन ऑयल इन वाटर इमल्शन। वाटर इन ऑयल इमल्शन की बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल इलेक्ट्रिकल बैरियर इज क्रिएटेड ओनली एंड इट इज़ सिग्निफिकेंट ओनली इन केस ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन। अब डिस्पर्स्ड पार्टिकल के ऊपर चार्ज आता किस वजह से है? इट इज़ ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ surfactant molecules. The charge on
first droplet is created due to adsorption of surfactant molecules। चूँकि ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर सरफेक्टेंट के मालिक्यूल इस तरह से एड्जॉर्ब होते हैं कि देयर हाइड्रोफिलिक हेड्स आर पॉइंटेड टुवर्ड वाटर फेज। अब सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट पर जो चार्ज होगा वही चार्ज अब ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर भी होगा। लिहाजा ये सारे ऑयल ड्रॉपलेट अब चार्ज्ड पार्टिकल बन गए। अब इन सब पर वही चार्ज है जो सरफेक्टेंट के मालिक्यूल पर है। लिहाजा अब इनकी म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, इनमें क्लोज अप्रोच नहीं हो सकती। लिहाजा रेट ऑफ कोलिशंस कम हो गया और सिस्टम स्टेबल हो गया। ये देख लें, ये दो इमिसिबल लिक्विड हैं जिनमें अभी तक आपने इमल्सीफायर नहीं डाला। दे आर नॉट येट इमल्सीफाइड। तो ये इन्होंने सेपरेट लेयर बनाई हुई है। ये ऊपर जो ऑरेंज कलर की लेयर है ये ऑयल की है और नीचे वाटर की लेयर है। इनके दरमियान एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है। सिस्टम की इंटरफेशियल गिब्स एनर्जी मिनिमम है और इंटरफेशियल टेंशन भी मिनिमम है, चूँकि ये एक दूसरे के साथ इनका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है। लेकिन जब आप इन्हें शेक करेंगे तो ये ऑयल ड्रॉपलेट जो पहले एक लेयर की फॉर्म में, ये ऑयल जो कि पहले लेयर की फॉर्म में था, ये ड्रॉपलेट की फॉर्म में आ गया। अब ओवरऑल सरफेस एरिया कई गुना इंक्रीज़ हो गया। लिहाजा एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन ऑयल एंड वाटर ये भी मैनी टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। इमल्शन ऑफ फेज़ 2 डिस्पर्स्ड इन फेज़ 1। अब आप जो ही इसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे, व्हेन यू विल अलाउ इट टू स्टैंड, तो इनमें कोलिशंस हो जाएगी। चूँकि सिस्टम अपनी गिब्स एनर्जी को मिनिमाइज़ करना चाहता है, लिहाजा कोलिशंस की वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, एक दूसरे में मर्ज होकर दोबारा इसी तरह सेपरेट लेयर बना लेंगे। चूँकि पोलर और नॉन पोलर लिक्विड एक दूसरे के साथ मिनिमम ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। अब ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग तो हो नहीं सकते, लेकिन ये एक दूसरे के साथ मिनिमम रिलेशनशिप रखेंगे। जैसे दो कुलीग हों, एक ही ऑफिस में बैठते हों, अगर उनमें झगड़ा हो जाए तो फिर उनके दरमियान बस रस्मी दुआ सलामी रह जाती है। वो एक दूसरे को डिपार्टमेंट से निकाल तो नहीं सकते, मजबूरी है कि दोनों ने एक डिपार्टमेंट में काम करना है, तो फिर उनके दरमियान जस्ट मिनिमम वर्किंग रिलेशनशिप रह जाती है, बाकी वो दोस्ती वाली बात नहीं रहती। अब आपने अगर दोस्ती करानी है, अगर आपने सिस्टम को स्टेबल बनाना है, तो फिर आप इसमें इमल्सीफायर डालें। इमल्सीफायर इन ऑयल ड्रॉपलेट के अराउंड इस तरह की लेयर बना लेगा। अब सिस्टम की गिब्स एनर्जी को भी ये मिनिमाइज करेंगे और कोलिशंस को भी रोकेंगे। तो सिस्टम की बेसिक जो डिज़ायर है कि गिब्स एनर्जी मिनिमम हो, उस डिज़ायर को सरफेक्टेंट के मालिक्यूल पूरा कर देंगे। क्यों कि गिब्स एनर्जी इंक्रीज़ हुई थी पोलर और नॉन पोलर के एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ने की वजह से। उस एरिया ऑफ कांटेक्ट को हमने मिनिमाइज़ करना है और इसके लिए बेस्ट रोल है सरफेक्टेंट का। सरफेक्टेंट के मालिक्यूल जब एड्जॉर्ब हो जाएंगे ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर, तो ये इसका कांटेक्ट वाटर के साथ मिनिमम कर देंगे। क्योंकि अब सरफेक्टेंट ने अपने पोलर हेड्स को वाटर के करीब कर दिया और अपनी नॉन पोलर टेल को ऑयल के करीब कर दिया। लिहाजा ऑयल ड्रॉपलेट्स का अब वाटर के साथ इंटरेक्शन मिनिमम हो गया, सिस्टम की गिब्स एनर्जी मिनिमम हो गई। दूसरी बात, ये एक इंटरफेशियल फिल्म बन गई सरफेक्टेंट के ये ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर। ये देखिए, ये जो आपको सर्कल से नज़र आ रहे हैं, ये इंटरफेशियल फिल्म है जो एक्सटर्नल सर्कल है। तो ये इंटरफेशियल फिल्म की वजह से रेट ऑफ कोलिशंस भी मिनिमाइज हो गया, सिस्टम स्टेबल हो गया। देखें, इन ऑयल ड्रॉपलेट में इसके अराउंड अभी सरफेक्टेंट के मालिक्यूल एड्जॉर्ब नहीं हुए। और अगर आप इन ऑयल ड्रॉपलेट्स को देखें, इनके अराउंड आपको ये सर्कल से बने हुए नज़र आएंगे। ये जो सर्कल्स से हैं, ये सरफेक्टेंट के मालिक्यूल की इंटरफेशियल फिल्म है जिसने सिस्टम की गिब्स एनर्जी को भी मिनिमाइज कर दिया, और ऑयल ड्रॉपलेट की क्लोज अप्रोच को भी रोका और कोलिशंस को भी रोक दिया, तो सिस्टम को स्टेबल कर दिया।
ये इलेक्ट्रिकल बैरियर जो अब तक हमने पढ़ा ये तो उस सूरत में था अगर सरफेक्टेंट के मालिक्यूल आयनिक हों। अगर आप आयनिक सरफेक्टेंट ले लेंगे तो उन पर तो इंट्रिंसिक चार्ज है, आपको नहीं क्रिएट करना पड़ा, वो बाय डिफ़ॉल्ट उन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर आप नॉन आयनिक सरफेक्टेंट ले रहे हैं तो फिर इंट्रिंसिक चार्ज नहीं होगा, लेकिन चार्ज फिर भी क्रिएट हो सकता है ड्यू टू टू रीज़न। In case of non-ionic surfactant, the charge on dispersed phase may arise from adsorption of ions from aqueous phase। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि वाटर को जितना मर्जी प्योरीफाई कर लें वो 100% डी आयोनाइज नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ आयंस रहते हैं और वो आयंस सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं ड्यू टू आयन डाइपोल फोर्सेस। तो एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम एक्वस फेज ड्यू टू आयन डाइपोल फोर्सेस। इसलिए अब इंट्रिंसिक चार्ज तो सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल पे नहीं था, लेकिन एक्सट्रिंसिक चार्ज आ गया ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। क्योंकि ऑयल ड्रॉपलेट को आपने वाटर में डिस्पर्स किया है और वाटर में कुछ ना कुछ आयंस बहरहाल मौजूद होंगे, वो आयंस हाइड्रोफिलिक पोर्शन के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएंगे। एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस ऑन हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स ऑफ सरफेक्टेंट, ये पूरी डिटेल से लिख देते हैं। Adsorption of ions from aqueous phase on hydrophilic groups of surfactant due to ion dipole forces, they will produce charge on non-ionic surfactant। दूसरी बात है फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट। ऑयल ड्रॉपलेट और एक्वस फेज के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से भी चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन ये चार्जेस इंट्रिंसिक चार्जेस नहीं हैं, तो जाहिर है ये उतने स्ट्रांग नहीं होंगे और उतना स्ट्रांग इलेक्ट्रिकल बैरियर क्रिएट नहीं करेंगे। अगर हमें कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो तो इमल्सिफायर एजेंट के तौर पर आयनिक सरफेक्टेंट यूज़ करने चाहिए, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आयनिक सरफेक्टेंट ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रिकल बैरियर प्रोवाइड कर सकते हैं। अलबत्ता अगर ये अब तक जो हमारी डिस्कशन थी इट वाज अबाउट ऑयल इन वाटर इमल्शन, जिसमें आपने ऑयल के ड्रॉपलेट को वाटर में डिस्पर्स किया था। अब बात वाटर इन ऑयल इमल्शन में चार्ज कहाँ से आएगा, तो वाटर इन ऑयल इमल्शन में चूँकि वाटर के ड्रॉपलेट्स को ऑयल में डिस्पर्स करना है तो इस पे या तो चार्ज बिल्कुल नहीं होगा, ये बहुत कम चार्ज होगा, क्योंकि वाटर इन ऑयल इमल्शन में सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल इस तरह से एड्जॉर्ब होंगे कि उनके हाइड्रोफिलिक पार्ट अंदर की तरफ वाटर की तरफ और हाइड्रोफोबिक टेल बाहर की तरफ होंगी, और हाइड्रोफोबिक टेल के ऊपर चार्ज नहीं होता, तो देयर विल बी लिटिल चार्ज और नो चार्ज ऑन डिस्पर्स्ड पार्टिकल, और इसकी स्टेबिलिटी का चार्ज के साथ ताल्लुक कोई नहीं होगा। इट मीन हम कह सकते हैं कि वाटर इन ऑयल इमल्शन में इलेक्ट्रिकल बैरियर नहीं होगा, इसमें जस्ट स्टीरिक बैरियर और मैकेनिकल बैरियर होगा। अब आखिरी बात, स्टीरिक बैरियर ये क्या है और कैसे आता है और ये सिस्टम को कैसे स्टेबल करता है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। इंटरफेशियल फिल्म में कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो अपनी अगर नेचुरल कन्फर्मेशन में हों तो वो बड़े स्टेबल होते हैं, लेकिन जब डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स एक दूसरे की क्लोज अप्रोच में आते हैं तो ये ग्रुप कंडेंस हो जाते हैं, स्क्वीज़ हो जाते हैं या कंप्रेस हो जाते हैं। इनके कंप्रेस होने की वजह से इनका बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब होता है, इनमें एंगल स्ट्रेन आ जाती है, और एंगल स्ट्रेन आने की वजह से इनमें स्टीरिक बैरियर क्रिएट हो जाता है। इसलिए इस स्टीरिक बैरियर को अवॉइड करने के लिए ये ऑयल ड्रॉपलेट एक दूसरे की क्लोज अप्रोच में नहीं आते, क्योंकि सिस्टम स्टेबल नहीं रहता। तो सम ग्रुप्स इन इंटरफेशियल फिल्म मे बी फोर्स्ड इनटू
हायर एनर्जी अरेंजमेंट। इंटरफेशियल फिल्म में कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो हायर एनर्जी अरेंजमेंट में चले जाते हैं, यानी अगर ड्यू टू क्लोज अप्रोच ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड पार्टिकल जब क्लोज अप्रोच में आते हैं तो कुछ ग्रुप्स हायर एनर्जी अरेंजमेंट में चले जाते हैं फोर्सफुली, और वो स्टीरिक हिंड्रेंस फेस करते हैं, और स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। यानी एक्चुअली आप यूँ कह सकते हैं कि स्टीरिक बैरियर इज क्रिएटेड ड्यू टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो दीज ग्रुप्स प्रोवाइड स्टीरिक बैरियर। इसकी एग्जांपल में देखें कि हाइड्रोफोबिक ग्रुप में अगर अल्काइल चेन्स हों तो ये अल्काइल चेन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती हैं और इनमें बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री का। जब आयल ड्रॉपलेट क्लोज अप्रोच में आते हैं तो ये हाइड्रोफोबिक चेन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके स्क्वीज हो जाती हैं एंड दे काज, और इनका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने की वजह से इसमें एंगल स्ट्रेन आ जाती है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। दूसरी वजह, आयल इन वाटर इमल्शन में कुछ ग्रुप्स हाइड्रेटेड होते हैं, यानी हाइड्रोफिलिक ग्रुप की हाइड्रेशन ज़्यादा होती है। अगर तो वो दूर दूर हों तो हाइड्रेशन ज़्यादा होती है, और जब वो करीब आते हैं, जब हाइड्रोफिलिक ग्रुप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उनमें हाइड्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है, उनकी डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी सिस्टम की गिब्स एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो ये ग्रुप हाइड्रेशन को पसंद करते हैं। जब इनकी डिहाइड्रेशन होती है तो सिस्टम स्टेबल नहीं रहता, दे टेंड टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। तो इन ऑयल इन वाटर इमल्शन हाईली हाइड्रेटेड हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स of surfactant in interfacial film may be forced to dehydrate। हाइड्रोफिलिक ग्रुप अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में हों तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि वाटर के साथ इंटरेक्शन की वजह से सिस्टम की गिब्स एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जब जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें डिहाइड्रेशन होती है। इस डिहाइड्रेशन की वजह से, चूँकि अट्रैक्शन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज़ करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, और रिपल्शन का प्रोसेस, या यूँ समझ लें कि सिमिलर चार्जेस के दूर जाने का प्रोसेस, ये स्टेबल सिस्टम को स्टेबल नहीं करता। वाटर की नेचुरल इंटरेक्शन है, नेचुरल अट्रैक्शन है हाइड्रोफिलिक ग्रुप के साथ। तो हाइड्रोफिलिक ग्रुप के साथ जब तक वाटर के मैक्सिमम मॉलिक्यूल अटैच रहेंगे, हाइड्रोफिलिक ग्रुप स्टेबल होंगे, जो अट्रैक्शन है। लेकिन जब आप वाटर को वहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो फिर सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सिमिलरली सम लॉन्ग चेन पॉलीऑक्सीइथाइलीन ग्रुप्स may be forced out of their coiled arrangement। पॉलीऑक्सीइथाइलीन ग्रुप्स coiled फॉर्म में होते हैं और ये coiled फॉर्म में हों तो स्टेबल होंगे। जब ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर पॉलीऑक्सीइथाइलीन अल्कोहल एब्जॉर्ब हो जाए और वो ऑयल ड्रॉपलेट एक दूसरे के करीब आ जाएं तो इनके चेन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनकी कॉइलिंग डिस्टर्ब होगी। तो ये जब तक कॉइल्ड फॉर्म में होंगे ज़्यादा स्टेबल होंगे, लेकिन अगर ये कॉइल्ड फॉर्म में ना रहे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सिमिलरली इन वाटर इन ऑयल इमल्शन लॉन्ग चेन ग्रुप्स ऑफ सर्फेक्टेंट इन ऑयल फेज में प्रोड्यूस स्टीरिक बैरियर। ये बिल्कुल वैसी ही बात है। वाटर इन ऑयल इमल्शन में वाटर के मॉलिक्यूल डिस्पर्स्ड, वाटर के ड्रॉपलेट डिस्पर्स्ड फेज में हैं, उसके अंदर सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल उसके ऊपर उन वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर इस तरह से एब्जॉर्ब होंगे कि वाटर का हाइड्रोफिलिक पार्ट सर्फेक्टेंट के साथ अटैच होगा, हाइड्रोफोबिक चेन बाहर की तरफ होगी,
और वो हाइड्रोफोबिक चेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जब तक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है, और ये 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल यही स्टेबल है। लेकिन जब वाटर के मालिक ड्रॉपलेट क्लोज अप्रोच में आते हैं तो ये अल्काइल चेन की लेंथ, अल्काइल चेन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ये कंप्रेस हो जाती हैं। इनकी कंप्रेशन की वजह से बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कहीं इंक्रीज़ हो जाता है, कहीं डिक्रीज़ हो जाता है। इस तरह चेन में एंगल स्ट्रेन आ जाती है और सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग सो लेंथी लेक्चर। तो हमारी ये स्टेबिलिटी का टॉपिक नेक्स्ट भी कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।